बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे बिलावल ज़रदारी के हवाले से। बड़ी रुसवाई का सामना हुआ है। इलेक्शन से एक दिन पहले जो बिलावल ज़रदारी को धचका लगा है और बिलावल ज़रदारी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस दोस्त ने भी सुनी है वो इस बात का ज़रूर अंदाज़ा लगा सकता है कि बिलावल ज़रदारी की चीखो पुकार गिलगित बल्तिस्तान से बिलावल हाउस कराची तक जा रही थी। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। खुर्शीद शाह, आसिफ ज़रदारी, आहद चीमा और बड़े बड़े मुलज़मों के ख़िलाफ़ केसेस की बड़ी अहम डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। MQM सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ अदालत गई है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और वफाकी हुकूमत ने हक अदा कर दिया है अवाम की तर्जमानी का। और जो सिंध पुलिस ने एक चलान सबमिट करवाया था जिसकी बुनियाद पर जो शर्की अदालत के मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने वो मुकदमा खारिज किया था पुलिस की खराज रिपोर्ट के मुताबिक, उसको चैलेंज कर दिया है, उसके ऊपर रिवीजन फाइल कर दी है, उसके ऊपर अपील फाइल कर दी है वफाकी हुकूमत ने, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तौहीन मज़ार कायद केस में पहले हम बात कर लेते हैं बिलावल ज़रदारी के हवाले से। मैंने आपको बताया था बिलावल ज़रदारी ने, वो कहते हैं ना कि किसी और के लिए अगर कोई गड़ा खोदता है तो ख़ुद उसमें जा गिरता है। बिलावल ज़रदारी ने गड़ा खोदा था इमरान खान और वफाकी वज़रा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन अल्लाह की करनी ये हुई, इन्होंने एक जो हायर एक फोरम है वहाँ पर, एक हायर कोर्ट है वहाँ पर एक दरख्वास्त दी थी और उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया था कि वज़ीर आज़म या वफाकी वज़रा वो जो आए दिन गिलगित बल्तिस्तान में आ रहे हैं और वहाँ पर जो कंपेन कर रहे हैं ये बिल्कुल गैर कानूनी है और इनको इजाज़त न दी जाए और इनको यहाँ से सूबा बदर किया जाए और यहाँ से निकाला जाए। वो दरख्वास्त जब सुनी जाती है तो दरख्वास्त सुनने के बाद जो हायर कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान है वो ना सिर्फ जो इमरान खान या वफाकी वज़रा हैं उनको, बल्कि जो MNA और MPs हैं पाकिस्तान के, उन सारों को सूबा बदर करने का हुक्म कर देती है और कहती है कि यहाँ से आप निकल जाएं और आप इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जब बिलावल ज़रदारी को अपनी दरख्वास्त उनके गले पड़ गई, उन्होंने उस दरख्वास्त को चैलेंज किया। जो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है, जो सुपीरियर कोर्ट है गिलगित बल्तिस्तान की, जो जहाँ पे अपील जाती है अगेंस्ट दी ऑर्डर ऑफ हायर कोर्ट, उसमें उन्होंने जब गिलगित बल्तिस्तान की उस अदालत में अपील फाइल की तो उसमें जो ऑर्डर था वो सस्पेंड हो गया। अब उस ऑर्डर के सस्पेंड होने से 3-4 दिन का टाइम तो मिल गया बिलावल ज़रदारी को वहाँ कंपेन करने का, और आज सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने फैसला सुनाया है और जो वो दरख्वास्त थी और अपील थी वो खारिज कर दी बिलावल ज़रदारी की। और जो फैसला था कि ना सिर्फ वफाकी वज़रा और जो हुकूमती लोग हैं वो यहाँ से निकल जाएं, बल्कि जो MP MNA हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं वो भी सूबा बदर हो जाएं। जब ये मामला आया तो अब जो बिलावल ज़रदारी है उसके पास कोई और चारा तो था नहीं, तो बिलावल ज़रदारी ने फिर आज जलसा अटेंड तो नहीं किया लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो अपनी हार की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो उन्होंने हार के बाद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हारने के बाद करनी थी वो उन्होंने पहले कर दी है। और जो अदालती फैसला उसके ऊपर सवालात उठाए हैं कि हमारे साथ बेइंसाफ़ी हुई है। अब इनकी दरख्वास्त थी, इनकी दरख्वास्त में पहले एक अदालत ने फैसला दिया, उससे ये सेटिस्फाई नहीं थे और इन्होंने चैलेंज किया। वो जो ऑर्डर नीचे अदालत का सस्पेंड हुआ था 3-4 दिन का, रिलीफ भी ले लिया और आज उस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने भी इनकी वो जो अपील है खारिज कर दी। आज कहते हैं, और अभी इलेक्शन आज रात 12 बजे तो वैसे कैंपेन ख़त्म हो जानी है, और बिलावल ज़रदारी कहते हैं कि हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, सियासी तौर पर हमने देखा गया है, हम बतौर सियासी कायदीन अगर यहाँ पर काम नहीं कर सकते, अगर हम इन सारे मामलात को नहीं देख सकते, कंपेन नहीं कर सकते, इलेक्शन को वॉच नहीं कर सकते, तो ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादती होगी। और ये प्री प्लान एक तरह की धांधली है, इलेक्शन धांधली है, वोटों की धांधली है, और ये सारे मामलात उन्होंने जो अदालत है उसके खाते में डाल दी और साथ कहा जी कि मैं उस ऑर्डर को मानूंगा भी सही, क्योंकि अब सूबा बदर होने का हुक्म हुआ है और बिलावल ज़रदारी के पास अब कोई चारा नहीं रहा। इसलिए बिलावल ज़रदारी को अब वो कंपेन ख़त्म करनी पड़ी और बिलावल ज़रदारी को गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से एक दिन पहले ही ऐसी चोट पहुंची है कि उसकी चीखें बिलावल हाउस तक कराची तक सुनाई गई हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आसिफ ज़रदारी को भी इसी तरह का आज एक रगड़ा लगा है और वो भी सुप्रीम कोर्ट से। आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में, क्योंकि बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है और अदालतें
अब इसको डे टू डे हेयरिंग की तरफ लेके जा रही हैं और 2-2 3-3 दिन की तारीख पड़ रही है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग केस हो, चाहे वो ठट्ठा वाटर सप्लाई हो, चाहे वो पार्क लेन रेफरेंस हो, चाहे वो तोशाखाना रेफरेंस हो। सारे केसेस में बड़ी तेज़ी से फर्द जुर्म आयद हो चुके हैं, एविडेंस शुरू हो गई है, जिरा शुरू हो गई है। आसिफ जरदारी को बड़ी तकलीफ है और आसिफ जरदारी ने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त दी थी कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों से या रावलपिंडी की एहतसाब अदालतों से जो मुकदमात हैं आसिफ जरदारी के, वो ट्रांसफ़र किए जाएँ कराची में, क्योंकि कराची उनके लिए बड़ा साजगार माहौल है और वो वहाँ पर उनके लिए सारा अमला, अदालतें, सारा कुछ उनकी अपनी हैं। वो ये चाहते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी थी और इन्होंने दोबारा दरख्वास्त अपील फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में वो अपील लगी ही नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसके ऊपर एतराज़ात लगा के इनके मुंह पर मारी है और कहा है कि आपके जो मामलात कराची से इस्लामाबाद आपके केसेस ट्रांसफ़र हुए थे वो थे अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही कराची से मामलात आपके इस्लामाबाद में आए हैं। तो अब दोबारा आप कैसे कह सकते हैं कि अब मामलात आपके जो केसेस हैं वो चले जाएं दोबारा कराची में? तो नैब और जो रजिस्ट्रार ऑफिस है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा कि ये काबिल समात नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है और अगर इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो जो आसिफ जरदारी उनके वकला हैं उन्होंने बात की तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा आपके ऊपर हैवी जुर्माना लग सकता है क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपील कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो पहले हो चुका है अब उसके ऊपर आप अपील कर रहे हैं, हालांकि आपने उस वक्त रिव्यू नहीं किया था। तो आसिफ जरदारी की छुट्टी हो गई और आसिफ जरदारी के भी जो मामलात हैं अब वो जज आज़म खान के पास, जज मोहम्मद बशीर के पास और जो रावलपिंडी की अदालत है उसके पास, असगर अली साहब के पास ये मामलात चलेंगे और अब इनको कोई माफ़ी नहीं मिलने वाली और इंशाल्लाह इनके खिलाफ केसेस अपने मंतकी अंजाम तक जाएंगे। खुर्शीद शाह की फैमिली और अहले खाना, खुर्शीद शाह की फैमिली के और खुर्शीद शाह की अपनी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 3 रुकनी बेंच बना दिया है। जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच है जो खुर्शीद शाह और उनकी फैमिली की दरख्वास्त जमानतों के ऊपर समाअत करेगा। खुर्शीद शाह और उनके बेटे की दरख्वास्त खारिज हुई थी, उन्होंने दरख्वास्त फाइल की है ज़मानत लेने के लिए। उनकी फैमिली की जो दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने मंजूर की थी उसके खिलाफ अपील की थी नैब ने। तो ये दोनों मैटर्स इकट्ठे सुने जाएंगे और इनके ऊपर समाअत होगी। 17 नवंबर को जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब इस केस की समाअत करेंगे। आशियाना हाउसिंग स्कीम जो शहबाज शरीफ के खिलाफ केस था और इनके साथ जो मरकजी मुलजम थे फवाद हसन फवाद की और शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत लाहौर हाई कोर्ट से मंजूर हो गई थी, लेकिन आज चीमा की दरख्वास्त जमानत लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी और ना सिर्फ खारिज की बल्कि 4 महीने का ट्रायल कोर्ट को टाइम दिया था कि 4 माह के अंदर अंदर उसको डिसाइड करें और अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया और एक ख़त लिखा था लाहौर हाई कोर्ट को और ये कहा था कि हमें 1 साल चाहिए ट्रायल को ख़त्म करने के लिए। वो ख़त अभी उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया लेकिन 4 माह की डायरेक्शन ख़त्म हो गई है और इतने में आज चीमा भी पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत लेकर आशियाना हाउसिंग स्कीम में, जो कि साबिक डीजी हैं LDA के और जितना नवाजा गया शरीफ ख़ानदान को वो सारे का सारा जो नवाजने वाला मेन मुलज़िम है आहद चीमा और उनकी दरख्वास्त जमानत के ऊपर 16 नवंबर को समाअत होगी जस्टिस मुशीर आलम साहब की सरबराही में। ये 3 रुकनी बेंच है जो उसके ऊपर समाअत करेगा। साथ मज़ार कायद का जो मामला था जो तौहीन की गई ना सिर्फ बेगम सफदर की तरफ से बल्कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तरफ से भी तौहीन की गई, नारेबाजी की गई। उसके ऊपर सिंध पुलिस ने जो अखराज रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई थी जिसकी बुनियाद पर मुकदमा खारिज करने का कहा गया था, उस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया है वफाकी हुकूमत ने और असिस्टेंट अटार्नी जनरल ने दरख्वास्त दी है कि जनाब ये पूरी कौम का दिल दुखा है और जिस तरीके से ये मुकदमा खारिज किया गया है और ये कहा गया है कि जो उसका जब वकूआ हुआ है उस वक्त जो मुद्दई मुकदमा है उसका जो कॉल डाटा है वो वहाँ पर जो लोकेशन है वो नहीं आ रही, तो सिर्फ इसकी बुनियाद पर मुकदमा खारिज नहीं हो सकता। सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए उन एविडेंसेस को भी सामने लाकर ये सारा कुछ किया जाना चाहिए था और उसको बिल्कुल जो पुलिस है उसने नहीं देखा या उसको बिल्कुल रिफ्यूज़ किया है इन एविडेंसेस को एक्सेप्ट करने से। इसलिए ये मामला जो है वो नए सिरे से चलाया जाए और जो कायदे आज़म जो मैनेजमेंट वहाँ पर बोर्ड है उनकी जो दरख्वास्त थी जो उन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी अदालत शर्की में उसके ऊपर एतराज़ लगे, वो दोबारा मंडे को इसके ऊपर दरख्वास्त फाइल करेंगे। एक डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल हो गई है उस बोर्ड की तरफ से जो मैनेजमेंट बोर्ड है
जो कायद आज़म के मज़ार का, और एक वफाकी हुकूमत की तरफ से रिवीजन चली गई है, क्रिमिनल रिवीजन, जिसमें चैलेंज किया गया है उस ऑर्डर को जिसमें मुकदमा खारिज किया गया था। तो ये मज़ार कायद जो है वो तौहीन मज़ार केस, ये भी इंशाअल्लाह अपनी मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा, और जिन्होंने वहाँ पर सियासी नाराबाजी की है उनको ज़रूर सज़ा मिलेगी। इसके साथ हम देखते हैं कि MQM ने एक केस फाइल किया है, एक दरख्वास्त फाइल की है सिंध हाई कोर्ट में, और जो किमाड़ी को ज़िला बनाया गया है, कराची के में एक नए ज़िले को ऐड किया गया है और किमाड़ी को ज़िला बनाया गया है, उस इक़दाम को चैलेंज किया है। और उस इक़दाम को चैलेंज करने के बाद उन्होंने ये कहा है कि ये सिर्फ सियासी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए ये जो सिंध हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने ड्रामा रचाया है। तो इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाना चाहिए। इसके ऊपर समात होगी जो कमिंग मंडे है 16 नवंबर, उसको इसके ऊपर समात होगी सिंध हाई कोर्ट में। और साथ जो काजी फैज़ ईसा साहब का रेफरेंस था, आपको याद है 10 रुकनी बेंच था, उसमें से 3 रुकनी जो बेंच था उसका इख्तलाफी नोट था, 7 रुकनी बेंच का फैसला था कि FBR को चाहना चाहिए। तो जो ना सिर्फ पंजाब बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बलोचिस्तान, सिंध, सारी बार एसोसिएशंस ने दरख्वास्त फाइल की थी, रिव्यू की दरख्वास्त थी, जहाँ पे सरीना ईसा और काजी फैज़ ईसा साहब की दरख्वास्तें थी कि ये जो FBR को मामला भेजने का है इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। तो 7 रुकनी बेंच बना था जिसने समात शुरू करनी है, लेकिन अब क्योंकि वो जो 3 रुकनी बेंच था, जो 3 जजेस थे, जो पहले भी जिनका बड़ा किरदार था, वो इसमें शामिल नहीं थे। तो अब हामिद खान ने, जो कि बार एसोसिएशंस और कौंसल्स के वकील हैं, उन्होंने अपनी दरख्वास्त में अमेंडमेंट की एक एप्लीकेशन दी है कि जो इन 3 जजेस ने अपने फैसले में जो चीज़ें लिखवाई हैं, हमें उन पे भी कुछ चीज़ों पे एतराज़ है, तो उसको भी हमारी रिव्यू का हिस्सा बनाया जाए। अब इसके पीछे मकसद सिर्फ ये है कि पहले वो 7 जजेस हैं और उन 7 जजेस के पास रिव्यू है, अब ये अमेंडमेंट करेंगे उस रिव्यू में, तो ये समझते हैं कि शायद चांस बन जाए कि वो तीनों जजेस भी बेंच का हिस्सा बन जाए और फिर ये कोई उस मामले को फिर वैसे ही ले जाएं जैसे पहले वो मामला चलता रहा और अदालत में जो कुछ होता रहा। अब देखते हैं कि हामिद खान इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते, या वही 7 रुकनी बेंच जो रिव्यू पिटिशंस है उनको सुनेगा। इन सारे मामलात में जो भी डेवलपमेंट होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।